गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा हिंदी का जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वो हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को जितना भी है केवल हम लोग को रिवाइज करना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को जो सिलेबस है आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा लेसन आपको नहीं पढ़ना है। जो लेसन नहीं पढ़ना है उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप काव्य खंड पर आ जाइए। काव्य खंड में देखिए तो काव्य खंड में पहला है आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित दो है, उसी में एक जो एक गीत करके दिया है और एक आत्म परिचय है। तो आत्म परिचय नहीं पढ़ना है, लेकिन एक गीत कविता जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है यह आपको पढ़ना है। तो आत्म परिचय जो कविता है इसको आपको नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में इसको पढ़ेंगे लेकिन उतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। एक गीत आपको पढ़ना है। सेकंड है पतंग, आलोक धनवा जी द्वारा रचित जो दूसरी कविता है पतंग, उस पतंग नामक कविता को आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट थर्ड में जो कविता के बहाने है कविता के बहाने कविता में जो दूसरा दिया है बात सीधी थी। कविता के बहाने जो फूल वाला है, फूल वाला और प्रकृति वाला दिया है, बच्चों वाला दिया है, तो वो वाला पढ़ना है। लेकिन आपको जो दूसरा वाला है उसी में दिया हुआ है बात सीधी थी, उसको आपको नहीं पढ़ना है। और फिर आप आ जाइए गद्य खंड में। हाफ ईयरली तक का पोर्शन उषा तक आपको दिन जल्दी जल्दी ढलता से लेकर के उषा नामक कविता तक आपको पढ़ना है। यहाँ तक आपके कोड हाफ ईयरली तक का कोर्स है, इसको आपको तैयार कर लेना है, पहली बात। नेक्स्ट आप गद्य खंड में आ जाइए। तो गद्य खंड में आपको पहला लेसन कौन सा है जो आपको नहीं पढ़ना है, वो है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। ये वाला लेसन नहीं पढ़ना है हाफ ईयरली तक के पोर्शन में। और उसके बाद जो लास्ट लेसन है वो शिरीष के फूल, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, तो बताएंगे कि ये वाले लेसन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे इससे प्रश्न, क्योंकि इस समय आपको पता है कोरोना महामारी के चलते आपका जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, तो इसलिए जो चैप्टर हटाए गए हैं उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। तो गद्य खंड से दो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, कौन सा, चार्ली चैपलिन यानी हम सब और जो है शिरीष के फूल, ये लास्ट का चैप्टर है आपका। बाकी जो है और सारा जितना भी चार्ली चैपलिन यानी हम सब से पहले का जितना भी लेसन है वो सारा लेसन आपको तैयार करना है। और वितान से आपको सारे जितने भी, पहला क्या है सिल्वर वेडिंग, सेकंड है आपका सिल्वर वेडिंग के साथ जूझ, और थर्ड आपका लेसन है क्या कि अतीत में दबे पांव, जो आपको हमने लाइव क्लास में पढ़ा दिया है। तो ये तीनों लेसन आपको पढ़ने। लास्ट में एन फ्रैंक की डायरी, इसको हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो यह हो गया प्रोज पोइट्री, और जो आपकी पूरक पुस्तिका है ये वितान, तो उसको हमने बता दिया कि कौन कौन सा लेसन आपको पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। अब बात आती है जनसंचार माध्यम की। तो जनसंचार माध्यम को आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, और उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आप नेट से जा करके डाउनलोड करके उसको आप पढ़िए, पीडीएफ बना के स्वतः से पीडीएफ बना के उसको तैयार करके, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक दो नहीं अनगिनत क्वेश्चन है, उसको आप पढ़िए और उसके खुद से नोट्स बनाइए, उसको तैयार करिए। उससे संबंधित जो है कम से कम 6-7 नंबर के प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। एक नंबर के ऑप्शनल जैसे पूछे जा सकते हैं, या जैसे विशेष लेखन किसे कहते हैं, पत्रकारिता से क्या अभिप्राय है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, समाचार लेखन या रेडियो नाटक से क्या अभिप्राय होता है, तो ऐसे महत्वपूर्ण छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं 3 या 2 नंबर में। तो जनसंचार माध्यम से आप लोग क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे। और उसके बाद एक जो नया निबंध तो आपको तैयार करना ही है, यह भी जैनेन्द्र जी द्वारा रचित, यह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, बाजार दर्शन। लाइव क्लास में आप लोगों ने कहा था कि आप ये बता, मैम एक बार फिर से पढ़ा दीजिएगा बाजार दर्शन, तो हम एक बार रिवीजन के तौर पे हम इसको आपको पढ़ाएंगे। तो यह आपका एक वैचारिक निबंध है। तो निबंध कई तरह के होते हैं, तो आपको निबंध जो समसामयिक, जो एट प्रेजेंट जो परिस्थिति चल रही होती है उस पर आधारित निबंध जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको निबंध तैयार करना है। निबंध तैयार करना है, पत्र तैयार करना है, निबंध और पत्र। और उसके साथ साथ जो इस समय कोर्स में ऐड हुआ है वह क्या है कि पहले इससे पहले यूपी बोर्ड में ये का सिलेबस था, इसको सीबीएसई में भी ऐड कर दिया गया है। तो आपको पढ़ना है नाटक किसे कहते हैं, नाटक में पात्र संवाद योजना का क्या योगदान होता है, नाटक में पात्र परिचय की क्या भूमिका होती है, तो पात्र परिचय के विषय में बताइए। इसी तरह कहानी किसे कहते हैं, कहानी में कथानक का क्या, तो ऐसी बातें जो जनरल चीजें होती है
उसको आप आसानी से अपने शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो उसको हम पीडीएफ बना के वैसे भेज देंगे, लेकिन आप लोग यूपी बोर्ड की पुस्तक से चाहे तो उसको अध्ययन कर सकते हैं, या आप लोग जा करके आप लोग नेट से भी उसको पीडीएफ डाउनलोड करके उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आप नाटक के विषय में, कहानी के विषय में, उपन्यास के विषय में आप थोड़ा संक्षिप्त रूप से, मतलब उसको आप अपने शब्दों में नाटक के विषय में बता सकें कि नाटक क्या होता है, एकांकी क्या होती है, कहानी क्या होती है, तो इसके विषय में आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आसानी एग्जाम में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आइए अब हम आते हैं अपना जो हमारा दूसरा लेसन है, बाजार दर्शन। इसके विषय में लाइव क्लास में आप लोगों ने कहा था कि मैम एक बार पढ़ा दीजिए, तो हम एक बार पुनः इसको पढ़ाते हैं। यह जो बाजार दर्शन है, बाजार दर्शन यह जैनेन्द्र जी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध जो रचनाकार है जैनेन्द्र जी द्वारा रचित, यह एक प्रकार का वैचारिक निबंध है। तो इस वैचारिक निबंध के विषय में हम लोग अध्ययन कर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे जल्दी इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो आइए आप लोग पुस्तक निकाल लीजिए, अलग अलग बुक में अलग अलग पेज नंबर पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाजार दर्शन, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा एक वैचारिक निबंध है और इसके माध्यम से लेखक के अर्थशास्त्र की प्रमुख धारणा बाजार का यथार्थ रूप दिखाकर उसकी सार्थकता पर सवाल उठाए हैं। जैसे कैमरे में बंद अपाहिज कविता आप लोगों ने पढ़ी थी, उसमें कहा गया कि जो संवाददाता होता है या जो एंकर होता है उसके ऊपर, उसके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी प्रकार जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र हमारी अर्थव्यवस्था को संभालता है, तो उसके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस प्रकार कैमरे में बंद अपाहिज, क्या वह एंकर अपने संपूर्ण दायित्वों को पूर्ण कर रहा था, उसी तरह से जो हमारी अर्थव्यवस्था है या जो बाजार है, क्या जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया वह अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम है। तो उस पर आप वैचारिक निबंध के रूप में यह दिया गया, इसको आप पढ़ेंगे। तो उससे संबंधित अनुभव यहाँ पर दिया गया। लास्ट में लेखक बताते हैं कि यह जो है एक तरह का अनीति शास्त्र के रूप में जाना जाता है। लेखक ने अपने परिचित तथा मित्रों के अनुभव के आधार पर स्पष्ट किया कि बाजार की जादुई ताकत व्यक्ति को गुलाम बना लेती है। लेखक बताते हैं कि बाजार में कुछ ऐसी ताकत होती है, ऐसी आकर्षक सत्ता होती है, ताकत होती है, जो ना चाहते हुए भी आप उसकी ओर खींचे हुए चले जाते हैं। तो लेखक इसमें अपने अनुभव, अपने मित्र के अनुभव, अपने पत्नी के अनुभव, अपने अगल बगल पास पड़ोसियों के अनुभव, बाजार में भगत जी के अनुभव, बहुत से अनुभव लेखक ने साझा किया और आपको विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। आप भी विचार करिए, सोचिए कि क्या ऐसा होता है, क्या आपके आसपास में ऐसे लोग जरूर मतलब मौजूद हैं, क्या आप भी बाजार जाते हैं, तो क्या आप उस जंजाल में जो है फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, इसके विषय में आप विचार कीजिए। बाजार की सार्थकता वस्तुओं और आवश्यकताओं के आदान प्रदान से है, लेकिन बाजार की चमक दमक पे फंसकर व्यक्ति फिजूल खर्ची करके अनावश्यक और दिखावे की वस्तुओं का संग्रह कर लेता है। और यदि व्यक्ति भगत जी की राह पर अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को खरीदने बाजार जाए तो वह बाजार को लाभ पहुंचा सकेगा। लेखक बताते हैं कि आप खुद से विचार करिए कि ऐसा नहीं होता कि आप बाजार जाते हैं तो अननेसेसरी चीजें आपको उस समय तो लगता है ये बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक चीजें हैं, इसके बिना हमारा जीवन सरवाइव कर पाना, जीवन जो है जी पाना जो है बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। लेकिन जब वही सामान आप घर पे लाते हैं, अरे यार ये तो अनावश्यक हो, बिना मतलब का इसको खरीद लाए। तो क्या आपने बाजार को सार्थकता प्रदान की या बाजार ने क्या आपको सार्थकता प्रदान की, इस बात पर आप क्या करिए, विचार करिए। नेक्स्ट अगला कहते हैं कि जो भगत जी का एग्जाम्पल दिया, जो चूरन बेचते हैं, अपने स्टोरी में इससे पहले आपने पढ़ लिया है कि उसमें बाजार दर्शन में लेखक कहते हैं कि जो चूरन बेचने वाले भगत जी हैं, तो क्या वह जो जितना चूरन बनाते हैं उस पूरा चूरन जो है जितना बेचना होता है 10 आने का बेच के बाकी पूरा बच्चों में बांट देते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति जो संतोषी प्रवृत्ति के हैं और उनको उतनी ही आकांक्षा, जितनी जरूरत है बस उतनी ही आकांक्षा है, क्या ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं वे लोग, या ऐसे लोग जो और चाहिए कि मृग तृष्णा में पूरा जीवन अपना समाप्त कर देते हैं। अन्यथा अगर आप बाजार को सार्थकता नहीं प्रदान करते तो बाजार जिस उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया वो उद्देश्य क्या है, बेकार हो गया। और ऐसे में क्या कहेंगे इसको, अनीति शास्त्र। बाजार का उद्देश्य क्या है, लोगों की आवश्यकताओं पे काम आना, पूर्ति करना, तो क्या है यह अनीति शास्त्र के रूप में, यह अर्थशास्त्र जो पूंजीपतियों को बढ़ावा दे, जो लोगों को अपने मायाजाल में अनावश्यक खींचे, तो ऐसा जो है अनीति शास्त्र, ऐसा बाजार अनीति शास्त्र का जो है पोषण
करता है, पोषण करता है। आइए अब हम पाठ पर आते हैं। पाठ में क्या बताया गया है, लेखक किन किन अनुभवों को हमारे सामने साझा करते हैं उनके विषय में हम पढ़ते हैं, और साथ साथ आप उसके साथ अपने अनुभव को भी साझा करने का प्रयास करिएगा। तो एक प्रकार का ये वैचारिक निबंध है। अब स्टोरी हम मतलब यह निबंध में कई स्टोरी लेखक ने ऐड की है ताकि आपको विचार करने में सुविधा प्राप्त हो। तो उसी संदर्भ में लेखक क्या कहते हैं, एक बार की बात बताता हूँ। एक बार की बात मैं आपसे कहता हूँ। मित्र बाजार गए थे कोई एक मामूली चीज लेने के, पर लौटे एकदम बहुत से बंडल पास थे। लेखक बताते एक बार की बात है, मेरा मित्र जो है मार्केट गया था, बोल के गया था कि मैं थोड़ा सा सामान ले, बहुत घर की कुछ रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं उसको मैं लेने जा रहा हूँ। और जब वापस आया तो क्या, ढेर सारे बंडल के साथ। इस समय देखना, इस समय बहुत सारे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और पता नहीं कहाँ कहाँ का अनगिनत जो है शॉप पे अनगिनत सेल लगी हुई है। और इस समय क्या है, सब कोई के मन में अरे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इस तरह से सबको चाहत जो है वो लगी हुई है। तो लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मेरा जो मित्र था बाजार गया, बोल के गया मैं थोड़ा सामान ले जा, और जब वापस लौट गया तो ढेर सारा सामान लेकर के आया। मैंने कहा यह क्या। लेखक सरप्राइज बोलते, मैं तो हतप्रद हो गया कि अरे ये तो बोल के गया था थोड़ा सामान, इतना सारा सामान लेकर के आया। बोले यह जो साथ थी। तो जो मित्र था उनका, लेखक का मित्र, वो सारा दोष अपनी पत्नी के सिर पर मर दिया कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरे पत्नी का दोष है। इन्होंने जो जो कहा मैं उन कुछ चीजों को क्रय करता चला गया, सारी चीजें मैं खरीदता चला गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इनका दोष है। उनका आशय था कि पत्नी की महिमा। लेखक बताते हैं कि मेरे मित्र का यह आशय था कि इसमें मेरा दोष नहीं है, ये मेरे पत्नी का दोष है। पत्नी जैसी कहती है, मैं पत्नी की, मैं आज्ञा पालक जैसा जैसे जैसे मेरी पत्नी बोलती गई वैसे वैसे मैंने वस्तुओं का मैं क्रय जो है करता रहा। उस महिमा का मैं कायल हूं। बताते हैं कि ये जो पत्नी की महिमा होती है, मैं उसका गुलाम हूं। मैं उन जैसा जैसे उनकी आज्ञा देती है, मैं उनकी बातों को अक्षरशः पालन करते चला जाता हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। लेखक बताते हैं कि ऐसा होता भी है। आपने घर देखा होगा कि जब, और यद्यपि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष का वर्चस्व होता है, हर घरों में पुरुष का ही एकाधिकार होता है, लेकिन फिर भी अगर जब बात मार्केटिंग की हो, बाजार की हो, खरीदारी की हो, तो उस समय जो पत्नी या जो स्त्री की जो महिमा होती है वो सर्वोपरि होती है। चाहे किसी के घर हो, बहुत रेयर ही घर होते हैं जहाँ पे बाजार के संदर्भ में महिला की बात, जो पुरुष की बात रखी जाती है। महिला ही अपनी बात को पूरे ही दबाव के साथ, वर्चस्व के साथ मनाने में सक्षम होती है। तो उसी बात को लेखक जो यहाँ पर जोर देते हैं। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, यह क्या प्रश्न है, स्त्रीत्व का है। स्त्रीत्व मतलब स्त्री की महिमा का, यह स्त्री के स्वरूप का प्रश्न है कि स्त्री क्या करती है। स्त्री का कार्य होता है कि इन सब बाजार में जाती है, इन सब चीजों को क्रय करके लाती है। तो यह व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। जैसे हर व्यक्ति की अपना अपना कुछ गुण होता है, तो महिलाओं का भी एक गुण होता है कि वह मार्केटिंग करना जो है ज्यादा पसंद करती हैं। और स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। लेखक इस बात पर समर्थन भी करते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा खरीदारी ज्यादा करती हैं। महिलाएं जो होती हैं पुरुषों की अपेक्षा जो है मार्केट में जा करके सामान जो ज्यादा खरीदती हैं। तो ये सारी चीजें, तथ्य को लेखक भी स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि जो मेरे मित्र ने कहा, तो मैं भी कहीं ना कहीं इस बात से समर्थन करता हूँ कि हाँ, जो है पत्नी अगर साथ रहती है तो कुछ खरीदारी ज्यादा हो जाती है। फिर भी सच है यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। लेखक इस बात को मानते हैं कि पत्नी की महिमा सविशेष होती है। पत्नी मार्केटिंग में उनका जो है एक तरह का स्वाभाविक गुण है, लेकिन क्या है, इस संदर्भ में बाजार में जाने के बाद, इतना सारा सामान खरीदने के बाद क्या है, पत्नी की ओट ली जाती। ओट मतलब कि अपने पत्नी को आगे करके और अपने पत्नी के पीछे खड़े होकर के जो भी मार्केटिंग होती है उसका समर्थन करते हैं। अगर पत्नी को आगे रख करके, पत्नी को सहारा बना करके, उसको उसके कंधे पे बंदूक रख करके चलाई जाती है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पत्नी लाख कहे आप कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। पत्नी लाख कहे तो कहीं ना कहीं आप पत्नी को आगे करके ये सारे कार्य करते हैं। तो उसी संदर्भ में लेखक बताते हैं कि भले ये बात सही है कि पत्नी जो स्त्री जो होती है माया जोड़ती है,
ये बात सही है कि महिलाएं जो है शॉपिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सारा दोष जो है पत्नी का ही होता है। इसमें क्या है, पत्नी की ओट ली जाती है, पत्नी का सहारा लिया जाता है। अपने दोष को छिपाने के लिए हम क्या है, दूसरे पर दोष मढ़ देते हैं। यह भी एक तरह की कला होती है। तो क्या कहते हैं कि मित्र ने सारा दोष अपनी पत्नी पर मढ़ दिया, तो बता दिया कि इन्हीं की वजह से मैंने इतना सारा सामान खरीद करके मैं लाया हूं। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। लेखक बताते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, वह क्या, कि जो यह तत्व सविशेष है, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। वह क्या है, मनी बैक अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। लेखक बताते हैं कि पत्नी का तो मात्र सहारा लिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और है। पत्नी मार्केटिंग करती है, पत्नी स्त्रीत्व का प्रश्न है, पत्नी माया जोड़ती है, लेकिन उसके साथ एक महत्वपूर्ण विषय क्या है, वह है मनी बैक, एनर्जी, पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चाह कर के भी सामान जो है वो खरीद नहीं सकते। तो मात्र पत्नी पर ही सारा ब्लेम डाल देना कि इन्हीं की वजह से हुआ, ये कहीं ना कहीं क्या है, आधा सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। हम अपने दोष को छिपाने के लिए जो है स्त्री पर पूरा दोष मढ़ देते हैं। तो लेखक बताते हैं इसमें कहीं ना कहीं पैसे का जो है पावर है, पैसे की गर्मी जो होती है महत्वपूर्ण होती है। पैसा क्या है, पावर है। पैसा मतलब शक्ति है। आपने देखा होगा जिसके पास पैसा है उसके चलने का स्टाइल भी बदल जाता है, बोलने का, कहने का, हंसने का, हर चीज का उसका स्टाइल जो होता है वो पूरी तरह से चेंज होता है। पैसे की बात होती है। पैसा क्या है, ताकत है, शक्ति है। और पर उसके सबूत के आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या खाक पावर है। ध्यान दीजिए, लेखक आपके सामने हर पहलू को रखते हैं, चाहे वो पहलू सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लेकिन आपको क्या करना है, विचार करना है कौन सा, विच वन इज द बेस्ट वन। तो ये आपके पास कई ऑप्शन, लेखक बता दें कि मान लीजिए पैसा तो शक्ति होती है, ढेर सारा आपके पास पैसा है, लेकिन आपके पास पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं, ना आपके पास बंगला है, ना आपके पास गाड़ी है, ना आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ना आपके पास अच्छी चीजें, मतलब जो आसपास विलासितापूर्ण चीजें अगर नहीं है तो वो पैसा क्या, खाक पावर है। उस पैसे की क्या शक्ति, पैसे की कोई शक्ति नहीं। अगर पैसे की शक्ति है तो मतलब आपके पास ये सारी चीजें, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। लेखक ने अपना एक तर्क, एक तथ्य रखा कि पैसे का पावर कैसे पता चलेगा, जब आपके पास ये सारे माल असबाब, ये सारी चीजें आपके पास हो। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, कैसे पता चलेगा पैसे वाले हैं, बैंक बैलेंस देखिए। माल असबाब मतलब ढेर सारे साजो सामान होने चाहिए, मकान कोठी होनी चाहिए, तो अनदेखे दिखते हैं, मतलब बैंक बैलेंस है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही रस है। लेखक कहते हैं कि पैसे का आनंद कहाँ है, कि जब आप चाहिए, जो आप चाहिए आप क्रय कर सकते हैं। इसीलिए जो है बैंक वालों ने क्या कर दिया, क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया कि जितना चाहो उतना, जितना पैसा है जितना चाहो उतना उड़ाओ, जितना तुम्हारी क्रेडिट है उतना तुम चाहो खर्च कर सकते हो। तो उसी संदर्भ में लेखक कहते हैं कि क्या जो है पैसे की क्या खाक सकती, अगर आपके आसपास माल असबाब ना हो, आप चाहकर सामान को नहीं खरीद पाए, तो आप पैसा किस काम का, किसी काम का नहीं। पैसे का पावर तभी है जब पैसे के पावर का रस, उसे परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसे की शक्ति तभी है जब आप पैसे का प्रयोग करने में आप समर्थ होते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि हर जगह यही बात होती है। एक तो पत्नी वाला कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा पैसे वाला कॉन्सेप्ट बताया। पैसे में भी बताया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। तो पैसा जो है आपके सामने अनगिनत विचार रख रहे हैं, आप कौन सा विचार चयन करते हैं ये आपके ऊपर है। तर्क, पहले कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें, फिर अपने हिसाब से आप डिसाइड करिएगा कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, पता है कि कोठी माल ये सब चीजें तो बहुत आपको दिखेंगी, लेकिन आप पैसा जब जो चाहिए वो खरीद नहीं सकते, तो आपका पैसा किसी काम का नहीं, सब बेकार है। आपको जब चाहिए जो चाहिए वो खरीद सके तभी पैसे का पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेखक फिर बताते हैं कि ऐसा नहीं है हर जगह पैसे का पावर केवल इसी में। कुछ लोग संयमी भी होते हैं। संयमी मतलब कि जहां पर आवश्यकता हो संयम बरतना, अपने इंद्रियों पर अंकुश लगाना, नियंत्रण लगाने की कुवत उनके अंदर होती है।
वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। कुछ लोग का मानना होता है जो चीजें अनावश्यक हैं या विलासितापूर्ण है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको कहते हैं बेकार है। वे पैसा बहाते नहीं हैं। जो संयमी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे पैसा बहाने में जो विश्वास नहीं रखते और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान मतलब दिमाग से सोचते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे को पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसका प्रयोग परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे में जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। कहते हैं समाज में एक दूसरे प्रवृत्ति के, एक तो बताया पैसे को अनावश्यक खर्च करते हैं, और एक दूसरे प्रवृत्ति के लोग क्या होते हैं, वो थोड़े संयमी होते हैं। वो अनावश्यक चीजें नहीं खरीदते और फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं करते। वो बुद्धि से काम लेते, वो पैसा जोड़ते जाते और देख करके अपना बैंक बैलेंस देख करके क्या है, एकदम गदगद हो जाते हैं, फूले नहीं समाते कि अरे वाह मेरे पास इतना पैसा है। तो इस प्रकार लेखक जो है में विभिन्न प्रकार के विचार हमारे सामने जो है साझा करते हैं। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अपने अनुभव और ये यहाँ तक पढ़े कि आपका विचार इस संदर्भ में क्या है, और इन 3 पैराग्राफ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तैयार करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।